नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्योतिष के द्वितीय अध्याय का बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये जो द्वितीय अध्याय है ये है जो मैंने कल आपको सिखाया था 12 घर, 12 हाउस जो कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आज भी मैंने वही ड्रॉ किया हुआ है जो कल आपको सिखाया था, बताया था। और मुझे विश्वास है कि आपने कल के लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और उसका रिवीजन भी किया होगा और उसमें मेरी बताई हुई सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये जो 12 घर मैंने आपको कल बताए थे उसका संक्षिप्त विवरण, अभी तो मैंने सिर्फ आपको 12 घर बता दिए थे और 12 राशियाँ बताई थी पहले अध्याय में कि 12 राशियाँ, एक नंबर से 12 राशि कौन सी होती है और 12 घर कौन कौन से, क्या किस हिसाब से होते हैं, गिने जाते हैं, किस तरह से गिने जाते हैं, ये काउंटिंग मैंने आपको कल बता दी थी। इसमें मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है इस बारे में। पहले मैक्सिमम जो नए स्टूडेंट होते हैं वो शुरुआत में काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं। वो एक नंबर को ही प्रथम घर समझते हैं। अगर वो एक नंबर यहाँ लिखा होगा तो वो कहेंगे अरे ये प्रथम घर है। तो ये नहीं, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि पहला नंबर अगर यहाँ लिख गई, भले यहाँ एक लिखा है पर ये पहला घर है, पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस है। ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस है, सिक्स हाउस है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हाउस है। ये हाउस मैं थोड़ा सा आपको फिर से बताता हूँ। ये जो हाउस है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमेशा इसी पोजीशन में ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। यहाँ संख्या कुछ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। मैं पहले अध्याय में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा। मगर अब आपको अब यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय क्या है कि आप तो सोच रहे होंगे कि पहले अध्याय में बता दिया कि ये है, वो ऐसा है, पहला है, दूसरा है और राशियाँ। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये जो 12 घर है या 12 हाउस है, ये हमारा पूरा जीवन है। यही पूरी जीवन हमारा, हमारे दोस्तों का, इस देश का, इस समाज का, हर चीज का इन्हीं 12 घरों से ही आकलन होता है, गणना होती है, विवेचना होती है। और इन्हीं 12 घरों के आधार पर ही हम ज्योतिष में कुछ भी भविष्यवाणी कर सकते हैं और किसी के बारे में बता सकते हैं। वो कैसे, अब आज आपको ये बताने जा रहा हूँ। चूँकि आपका ये कोर्स अभी प्राइमरी कोर्स है और हॉबी कोर्स है, इसलिए बहुत गहराई से नहीं बताऊंगा, परंतु एक संक्षिप्त, क्योंकि अगर एक एक घर के बारे में बताऊंगा तो एक एक दिन, मतलब एक एक अध्याय लग जाएगा। सिर्फ पहले लग्न के बारे में ही विस्तृत जानकारी अगर दूंगा तो एक अध्याय समझ लीजिए हो गया। तो इसलिए इतना नहीं करूंगा डिटेल में जाकर। मैं आपको आज इन 12 घरों का संक्षिप्त विवरण बता दूंगा, बाकी बीच बीच में हम आपको और डिटेल बताते चलेंगे। ठीक है, अब आप अपना पेन उठा लीजिए और अपने सामने अपना रजिस्टर, अपनी डायरी रख लीजिए, क्योंकि आपके रजिस्टर और डायरी पर मैं जो बातें बताऊंगा उसको आपको बाकायदा नोट करते चलना है। क्योंकि अगर आपने जरा सा भी उस बातों को अभी दिमाग से हटा दिया तो फिर आगे जाके आपको दिक्कत होगी। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी लिखने के आधार पर ही आप याद कर लेंगे। और जब आप, हमारे यहाँ बोला भी जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो 90% वो चीज़ आपको याद भी हो जाती है। तो इसलिए आप उसको लिखते चलिए, नोट्स तैयार करते चलिए। हर चीज़ मैं यहाँ पे लिख के आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्रथम भाव पर, फर्स्ट हाउस। प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, ये वाला घर जिसको हम लग्न कहते हैं। इस लग्न से, इस फर्स्ट हाउस से हम व्यक्ति का पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति अपनी कुंडली लेके आया, या फिर आप अपनी कुंडली ही देखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इस भाव पर देखिए कि इस भाव में
कौन सा नंबर बैठा हुआ है। अब मान लीजिए इस भाव में 2 नंबर बैठा है, ये 2 नंबर यहाँ ना होके यहाँ लिखा हुआ है 2 नंबर, और यहाँ हो सकता है 2 नंबर के बाद कोई ग्रह ना बैठा हो, खाली हो। इट मीन्स खाली है तो इसका ना कोई निराश होने वाली ये बात नहीं है कि हमारे लग्न में तो कुछ है ही नहीं, मुस्लिम मेरी ज़िंदगी तो बेकार हो गई, मुझे कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ये ज्योतिष की बहुत बड़ी बात है। लोगों के बहुत से ग्रह खाने तो खाली होंगे ही होंगे, हर खानों में ग्रह तो बैठेंगे नहीं, ग्रह तो 9 ही है। और कभी कभी ऐसा होता है एक ही खाने में 4 ग्रह बैठ जाते हैं, बाकी खाली रह जाते हैं। तो लग्न भाव में सिर्फ मान लीजिए राशि बैठी हुई है, वृष राशि बैठी है, और आपको पता करना है कि इस जातक का स्वभाव क्या होगा। क्यों? क्योंकि प्रथम भाव से उस व्यक्ति का स्वभाव पता चल जाता है, उसका आचार विचार व्यवहार सब कुछ, कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर, उसके शरीर की में अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, उसके चेहरा तक दिख जाता है। अब आप जितना गहराई में जाएंगे, आने वाले टाइम में जब आप इसको अध्ययन करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ज्योतिषी, आप क्या सोचते होंगे ज्योतिषी ने ये कैसे बता दिया, क्योंकि वो सिर्फ आपको आपका लग्न देखता है, और लग्न में देखा उसमें शुक्र की राशि बैठी है। इट मीन्स आपका जो स्वभाव होगा वो शुक्र के समान होगा, आपके अंदर एक राजसी ठाट बाट होगा, कपड़ा पहनने की शालीनता होगी, अच्छाई होगी, आपको लग्जरी सामान्य पसंद आएंगे, आपके अंदर एक आपका स्वभाव बड़ा चंचल रोमांटिक होगा, जैसे शुक्र का स्वभाव है वृष राशि में। अब ये बहुत ही विवेचना की चीज़ है, इसको वही मैं बोल रहा था कि अगर मैं एक एक चीज़ों को बहुत डिटेल में बताऊंगा तो आपके अध्याय, जितने अध्याय में हम पूरी ज्योतिष सिखा देना चाहता हूँ उतने अध्याय में आपका एक एक चीज़ों का विवरण हो पाएगा। तो इसलिए आप नोट करते चलिए। अब मैं एक एक खाने के बारे में आपको बताता चलता हूँ, और बीच बीच में मैं पूरा डिस्क्राइब करता रहूँगा, परेशान ना होइए कि अरे यहाँ हम कम बता रहे हैं, कम कुछ नहीं बता रहा हूँ। आपको अभी समझना है आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपका आचार विचार व्यवहार, आपका अंदर अवगुण होगा, दुर्गुणी होंगे, क्रोधी होंगे, कि आप बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु होंगे, ये सारी चीज़ें फर्स्ट हाउस से पता चल जाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था कि वृष राशि है या तुला राशि बैठी है, दोनों शुक्र की राशियाँ हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। तो अब इसमें से कोई राशि बैठी है तो इंसान का नेचर शुक्र से संबंधित नेचर होगा। अब मान लीजिए 4 नंबर यहाँ लिखा है, इसका स्वामी चंद्रमा है, तो आदमी का नेचर जो होगा, वह स्वभाव जो होगा वो चंद्रमा के समान होगा। चंद्रमा के समान मतलब उसका चेहरा गोरा होगा, रंग सुंदर होगा, चंद्रमा की तरह चंचल होगा, हंसी मजाक करने वाला, प्रेमी हृदय, कोमल हृदय, भावुक हृदय होगा, बहुत बहुत बड़ी आकलन। देखिए मैंने आपको ज्योतिष सिखाने जा रहा था, आज आप पहला अध्याय के बाद ही आप जब आए तो आप सोच रहे होंगे इससे तो इतने से ही हम लोग सब कुछ बता सकते, बहुत कुछ बता सकते हैं, सिर्फ एक भाव से इतना बता देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे राशि बैठी है धनु या मीन, ये बृहस्पति की राशि है। अब आप सोचिए बृहस्पति की राशि, हम अभी ग्रह नहीं बता रहे हैं कि बृहस्पति का ग्रह कहाँ बैठा है, सिर्फ बृहस्पति की राशि आ बैठी। मान लीजिए लग्न जो है वो धनु लग्न है, जब अगर यहाँ पे 9 नंबर लिखा होगा तो 9 मतलब धनु। अभी मैंने आपको, अब आप कंफ्यूज मत हो ना, पिछले अध्याय खोल लीजिए पन्ना, मैंने उसमें बाकायदा आपको बताया था 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृष, 3 नंबर, तो 9 नंबर क्या है धनु। देखो लिखा है कि नहीं लिखा आपके उसमें कागज में, कल के रजिस्टर में चेक करिए। तो 9 नंबर अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये हो गया धनु राशि। अब धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति। अब ये स्वामी क्या होता है ये मैं अगले अध्याय में पढ़ाऊंगा, मगर आपको एक बताने के लिए, क्योंकि इस समय अगर मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगा तो आप शायद उतनी रुचि ना ले। तो अगर 9 नंबर लिखा है या 12 नंबर लिखा हुआ है तो इसके स्वामी है बृहस्पति। तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, बृहस्पति पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक आचार विचार वाला, एक सत्य वचन बोलने वाला, अडिग व्यक्ति, और भी बहुत सी विचारें हैं जो बृहस्पति से रिलेटेड। जो देवगुरु बृहस्पति की राशि बैठी है तो उस व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा। उसके वो जल्दी मतलब किसी
ऐसे मोह माया में नहीं फंसेगा कि उसको धोखाधड़ी करे, किसी के साथ बेईमानी करे। साफ चरित्र का व्यक्ति होगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि है। अब इस पर बहुत सी चीज़ों की और भी होती है, दृष्टियों का संबंध होता है, 50 चीज़ें देखी जाती है, मोटा मोटा इस तरह का आकलन होता है। अब देखिए, मैंने एक भाव में इतना टाइम लगा दिया और आपको 12 भाव के बारे में बताना है। अब मैं तीव्र गति से आपको हर भाव के बारे में बताऊंगा, जिससे एक भाव को स्ट्रेच डिस्क्राइब किया कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। अब आप नेक्स्ट आइए, द्वितीय भाव, कुंडली का द्वितीय भाव मैं इंडिकेट करूं कि आप खुद ही समझ रहे हैं। ये द्वितीय भाव, द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं, लिख लीजिए, नोट करिए। पहले भाव के लिए आपने लिख लिया आचार, विचार, व्यवहार, व्यक्तित्व और हमारा जो भी स्वभाव है, वो सारा कुछ हम प्रथम से देखते हैं। और द्वितीय से क्या देखते हैं, द्वितीय स्थान से देखते हैं धन। द्वितीय भाव को हम लोग कहते हैं धन का स्थान, वाणी का स्थान और हमारे कुटुंब का स्थान, हमारे परिवार का स्थान, धन का, वाणी का और कुटुंब स्थान। ये हमारा द्वितीय भाव है। अब इसमें आगे आने वाले टाइम पे बहुत सी चीज़ें हैं जो, क्योंकि द्वितीय भाव मारक स्थान भी होता है, क्यों होता है, ये सब मैं अगले आगे के अध्याय में बताऊंगा। अभी मोटा मोटा समझ के चलिए और नोट कर लीजिए कि द्वितीय स्थान जो है वो धन का है, वाणी का है, परिवार का है, आपके घर का है। अब आते हैं तृतीय स्थान के ऊपर, कुंडली का तीसरा, इसको पराक्रम स्थान हम लोग बोलते हैं, पराक्रम भाव। ये पराक्रम का मतलब आप पहले समझ लिए कि पराक्रम का क्या मतलब होता है। पराक्रम का मतलब यही नहीं कि आपको लड़ाई कितना अच्छा कर सकते हैं, झगड़ा कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना अच्छा आप, ये सब तो पराक्रम में आता ही है कि व्यक्ति का जीवन में संघर्ष, पराक्रम का मतलब संघर्ष। आपके जीवन में कितना संघर्ष रहेगा, कितना आप मेहनत करेंगे, कितना आपको भागना। जैसे लोग कहते हैं मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है, मैं वहाँ करता हूँ, मेहनत बहुत करता हूँ, काम बहुत करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, सुबह शाम लेके रात 12 बजे तक काम करता हूँ, पर मुझे वो फल नहीं मिल रहा। और कुछ लोग परिश्रम करते हैं या बहुत थोड़ी सी भी परिश्रम कर लेते हैं, उनको फल मिलने लगता है। तो तृतीय स्थान पराक्रम का स्थान होता है, छोटे भाई बहनों का स्थान होता है, छोटी मोटी यात्राओं का भी स्थान होता है। और यहीं से हम लोग ये देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कितना संघर्ष रहेगा और वो कितना संघर्षशील रहेगा और कितना पराक्रमी होगा। जैसे कभी कभी होता है कि 100 लोग बैठे हैं, मगर एक आदमी नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ता है, लीडरशिप के गुण आ जाते हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ता है। वो सारी चीज़ें वैसे तो उसके व्यक्तित्व से भी इंडिकेट होती है, परंतु पराक्रम भाव से भी आती हैं। अगर यहाँ पर ग्रहों की स्थिति को हमें आकलन करना पड़ता है कि कौन सा ग्रह बैठा है। अगर ग्रह उसका यहाँ पर या ग्रहों की दृष्टि कुछ ऐसी है तो वो बहुत पराक्रमी हो जाता है, और कभी कभी अच्छी नहीं है तो वो फिर घर ही में बैठा रहेगा और बैठ के खाएगा, उसको जो मिल जाएगा खा लेगा, नहीं मिला तो नहीं खाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो उसका पराक्रम भाव से देखा जाता है तृतीय स्थान। चतुर्थ स्थान माता का, मुख्य रूप से मैं बोल रहा हूँ माता, सबसे पहले बोला मैंने माँ का स्थान। दूसरा सुख का स्थान, सुख मतलब भौतिक सुख जो है, सुखों का मतलब देखिए सुख अब हमने बोला ना कि अगर मैं, जैसे मैंने अभी इस बारे में बहुत डिस्क्राइब किया, अभी मैं एक एक भाव को, एक एक हाउस के बारे में अगर आपको बहुत डिटेल में बताने लगूंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। धीरे धीरे अध्याय चलते रहेंगे, मैं आपको बताता चलूँगा, क्योंकि इसमें बहुत बातें इन्हीं भावों से ही सब बतानी है। अभी आप नोट करिए, ये माँ का स्थान है और भौतिक सुखों का स्थान है। अब भौतिक सुख में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, आप नोट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कंसंट्रेट करिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ। भौतिक सुखों में क्या आता है बताइए, आपके पास कार है कि नहीं है, ये भौतिक सुख है। रहने के लिए मकान है कि नहीं है, मकान है तो कैसा मकान होगा, करोड़ों का मकान होगा कि 1000, मतलब एक छोटा सा 2 कमरे का, 1 कमरे का मकान होगा। गाड़ियाँ आपके पास 1 होंगी कि 50 होंगी,
आपके पास स्कूटर होगा कि मोटरसाइकिल होगा कि कार होगा कि साइकिल होगी, ये जितने भी भौतिक सुख आपके जीवन में हैं वो चतुर्थ स्थान से पता चलते हैं। इसीलिए इसको स्थान को हम लोग गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी आपके पास और साथ ही साथ जनता पब्लिक से रिलेटेड ये स्थान भी है। हृदय स्थान कहते हैं इसे। पब्लिक से रिलेटेड मतलब आप कितना ज़्यादा जनता में पॉपुलर होंगे, कितना ज़्यादा आपको जनता से प्यार मिलेगा, लाभ मिलेगा, इन स्थानों का भी आकलन अगर करना होता है तो हम चतुर्थ स्थान से ही करते हैं। पंचम स्थान पर आते हैं मित्रों। पंचम स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसको त्रिकोण भाव भी बोला जाता है, ये मैं आगे बताऊंगा। अभी त्रिकोण भाव, त्रिक भाव क्या होता है, केंद्र क्या होता है, केंद्र के अधिपति किसे कहते हैं, ये सब आगे के अध्याय में चलेंगे। ये जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ ये ज्योतिष के सूत्र सिखा रहा हूँ, ये फंडामेंटल सूत्र हैं। इन सूत्रों की जानकारी के बिना ज्योतिष आप नहीं सीख सकते। अभी मैं सूत्र सिखाऊंगा, फिर इन सूत्रों को पिरोना सिखाऊंगा कि कुंडली देखते समय इनको पिरोया कैसे जाता है और इसकी माला कैसे बनती है। जैसे अभी अलग अलग मोती दिखा रहा हूँ और इन मोतियों को पिरो के माला कैसे बनती है, यही मुझे आपको सिखाना है। पंचम स्थान पर आता हूँ। पंचम स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। महत्वपूर्ण तो सारे स्थान हैं, ऐसा नहीं कि कोई स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर पांचवा स्थान इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये संतान का स्थान है। जैसे ये माँ का है वैसे ये संतान का स्थान है। यहाँ से पता चलता है कि आपकी संतान होगी नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, संतान आपकी कैसी रहेगी, आपकी सेवा करने वाली होगी कि आपको घर से बाहर निकालने वाली होगी। संतान का से संबंधित जितने भी गणनाएँ होती हैं वो पंचम भाव से की जाती हैं। इसके अलावा यहीं पंचम स्थान से देखा जाता है कि आपके जीवन में एजुकेशन कैसी होगी, आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई लिखाई, आप कितना पढ़ेंगे, बीए करेंगे, एमए किए रहेंगे या अनपढ़ होंगे, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे होंगे, ये सब पंचम स्थान से आपकी जानकारी होती है। इसके अतिरिक्त पंचम स्थान मित्रों रोमांस का स्थान है, प्रेम संबंधों का स्थान है। प्रेम संबंध बहुत ही हर व्यक्ति के जीवन में, जिसका जीवन है उसका प्यार है, प्रेम है, तो वो सारी चीज़ें देखना भी जरूरी होता है कि इंसान के जीवन में उसे प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रेम उसका सफल होगा कि नहीं होगा। और अगर प्रेम में असफलता तो नहीं, लेकिन आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं मेरी बात को। मैंने बोला इस चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्थान, उसकी मोटी मोटी चीज़ें, पूरी डिटेल आप नोट मत करिए जो मैं बोलता जा रहा हूँ। मगर ये स्थान जैसे मैंने बताया एजुकेशन का स्थान है, संतान का स्थान है, प्रेम का स्थान है, बुद्धि का स्थान है। क्योंकि अगर एजुकेशन है तो बुद्धि है, बुद्धि होगी तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो अभी बहुत सी और चीज़ें हैं। साथ साथ देखिए पेट से संबंधित अगर कोई दिक्कत है और पेट आपका अच्छा रहेगा खराब रहेगा, रोगों बीमारियों का भी आकलन होता है, तो वो भी आपको पंचम भाव से ही पता चलता है। जुआ और सट्टा अगर इसका भी देखना होता है कि इसको जुए सट्टे में लाभ मिलेगा, शेयर में लाभ मिलेगा, तो वो भी पंचम स्थान से ही इस चीज़ का आकलन किया जाता है मित्रों। विशेष रूप से अब आपने नोट कर ही लिया होगा पंचम भाव के बारे में, आप लोगों को जानकारी हो ही गई होगी। और आगे अब आते हैं षष्ठ स्थान, मतलब छठा स्थान, कुंडली का छठा स्थान। ये है कुंडली का छठा स्थान। यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, इसको 6 नंबर पे मत जाइएगा। ये स्थान, ये हाउस 6 है, 6 नंबर है। अभी ये लिखा 6, यहाँ 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, जैसे मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ। फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। छठा स्थान मित्रों रोग का स्थान है, ऋण का स्थान है, दुर्घटना का स्थान है। इस स्थान को अच्छा स्थान नहीं बोला जाता है। कुंडली में छठा, 8वां, 12वें स्थान को अच्छा स्थान नहीं कहा जाता है। मगर ये भी बात अभी इस वाले एपिसोड में या इस वाले अध्याय में मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं आगे बताऊंगा कि कुंडली में कौन से अध्याय को अच्छा बोलते हैं, कौन से अध्याय को खराब बोलते हैं। अभी आप मोटा मोटा आपको जो मैंने इसका संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ इसको समझने का कोशिश करिए। छठा स्थान रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी, इन सब चीज़ों के लिए आदमी के बीमारी का और प्रतियोगिता का, मुकदमे का, जॉब से रिलेटेड बातें भी, जानकारी का भी ये स्थान होता है। आपके जॉब का भी यहाँ पता चलता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा आपके ऊपर कितना रहेगा। कुछ लोग देखते हैं जीवन भर वो कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, लेके मेरा कोई ये मामला फंसा हुआ है कोर्ट में, मेरा ये मामला फंसा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें, या बीमार पड़े हुए हैं, वो अस्वस्थ ही हैं तो अस्वस्थ ही रहेंगे।
ऐसी स्थिति बन जाती है कि बीमारी उनकी ज़िंदगी में एक अंग बन जाती है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, और बहुत से लोग बिल्कुल मतलब स्वस्थ हैं और हमेशा स्वस्थ बने भी रहते हैं। तो मित्रों, इन सब चीज़ों का आकलन षष्ठ भाव अर्थात छठे स्थान से किया जाता है, और यहीं से देखा जाता है कि छठे भाव में हमें कितना ज़्यादा आपके जीवन में क्या चल रहा है, किस तरीके का चल रहा है, और उसमें कैसा आपके शत्रुओं की पोजीशन क्या है, ये सारी स्थिति छठे भाव से आते हैं। अगला स्थान आते हैं सप्तम स्थान। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये स्थान है, क्योंकि यहीं से देखा जाता है विवाह। सातवां स्थान विवाह स्थान, आपकी पति पत्नी का स्थान, पति पत्नी का स्थान। जैसे ये माँ का स्थान, ये संतान का स्थान, ये पति पत्नी का स्थान, सप्तम भाव। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि भाई मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है या मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है, तो शादी कब होगी, कैसी होगी, किसके साथ होगी, पति कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, निभाने वाला होगा कि नहीं होगा। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम कहाँ से आकलन करते हैं? सातवें स्थान से। और सातवां स्थान साझीदार का भी होता है, पार्टनरशिप का भी होता है। जीवन में देखिए, जैसे पति पत्नी के बीच साझीदारी होती है, पार्टनरशिप होती है, एक पार्टनरशिप तो है ना पति पत्नी की। इंसान, एक लड़का कहाँ पैदा होता है, किस जगह पर, और एक लड़की पता नहीं कहाँ पैदा होती है। लड़की मान लीजिए साउथ में पैदा हुई और लड़का पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, मगर दोनों में प्रेम हो गया या फिर रिश्ता बन गया, अरेंज मैरिज के थ्रू बन गया, दोनों के बीच शादी हो गई। खून का रिश्ता नहीं है, परंतु खून के रिश्ते से भी कहीं गुना ज़्यादा बड़ा रिश्ता पति पत्नी का माना जाता है। इसीलिए सप्तम स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। साझीदारी का स्थान भी यहीं से है, और इसी स्थान से सब कुछ पता चल जाता है कि शादी कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी, लड़का कैसा होगा, वो लड़के का आचार विचार कैसा होगा, दोनों के बीच तलाक या डाइवोर्स तो नहीं होगा, या कुछ और ऐसी स्थितियाँ तो नहीं बन रही हैं कि दोनों के बीच में, उनके दाम्पत्य जीवन के बीच में कोई ऐसी असमंजस की स्थिति बन जाए। और साझेदारी के साथ यहाँ पे एक छोटे मोटे जो दैनिक रोजगार होते हैं इंसान के जीवन के, जो वो भी यहाँ से ही देखे जाते हैं कि दैनिक रोजगार का स्थान भी इसको बताया जाता है। आते हैं अष्टम स्थान। ये कुंडली का अष्टम स्थान, इसको वैसे तो ज्योतिष में मृत्यु स्थान कहते हैं, आप नोट कर लीजिए, मृत्यु भाव। जैसे ये दाम्पत्य भाव है सप्तम स्थान, उसी तरह ये मृत्यु भाव है। तो मृत्यु भाव से ही बड़ा डर लगता है इंसान को कि ये मृत्यु भाव, मगर ये सच है। आदमी की मृत्यु के विषय में कोई भी आकलन हमें अगर करना होता है कि उसका जीवन मरण उसका कब होगा, कैसे होगा, क्या नहीं है, दुर्घटना से मौत होगी या सुसाइड करके होगी या फिर स्वाभाविक मौत होगी, हार्ट अटैक होगा, या जैसी भी स्थितियां बनती हैं मृत्यु से संबंधित जो भी आकलन ज्योतिष में करना होता है वो इस भाव से ही होता है। परंतु सिर्फ इस भाव से यही नहीं देखा जाता, ये गूढ़ रहस्यों का भी भाव है, गूढ़ एजुकेशन का भी भाव है। जैसे आप किसी गूढ़ एजुकेशन, जैसे ज्योतिषी है और या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, तंत्र साधनाएं और साधनाएं, बहुत बड़े गूढ़ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, तो वो चीज़ें भी इसी भाव से ही देखी जाती हैं। सिर्फ ये नहीं कि इंसान की मृत्यु का स्थान है तो बस मृत्यु से संबंधित ही सब कुछ इसमें देख लिया जाता है। मृत्यु भाव, आयु भाव, ये इसी भाव से देखा जाता है। यहीं पर इसी भाव से, अष्टम भाव से व्यक्ति के अंदर तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति, क्योंकि अष्टम भाव कुंडली का सबसे बुरा स्थान होता है। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ बीमारियां जो होती हैं, अकस्मात दुर्घटना हो जाती है, गाड़ी का लड़ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये सारे विवेचनाएं जो होती हैं ये हम कुंडली के 8वें स्थान मतलब इस स्थान से करते हैं। और इसी स्थान से एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ कि अगर कोई अकस्मात बहुत बड़ा धन की प्राप्ति होनी होती है, वो भी इस स्थान से पता चलती है। मतलब बुरा स्थान है मगर ऐसा नहीं कि बुराई है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत गणनाएं हैं इसमें। हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी यही स्थान है। अगर आपको पता करना होता है कि हाई एजुकेशन, कितनी एजुकेशन होगी, बहुत ज़्यादा शिक्षा को, गूढ़ रहस्य और गूढ़ एजुकेशन आदमी बहुत पढ़ता है, तो वो भी इसी स्थान से पता चलता है।
ससुराल का स्थान भी यही है, अष्टम स्थान, ससुराल पक्ष। अक्सर पत्नी पति पत्नी का घर सप्तम स्थान और ये ससुराल, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा, पटेगी कि नहीं पटेगी, सब चीज़ें यहाँ से आकलन की जाती हैं। अब आते हैं कुंडली के 9वें स्थान अर्थात भाग्य के स्थान पर। ये इसको लिख लीजिए, भाग्य भाव। ये 9वां भाव बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट भाव है। वैसे तो सब भाव इम्पोर्टेंट है, परंतु व्यक्ति का भाग्य, कहते हैं कि इंसान ने बड़ी मेहनत कर ली परंतु उसके भाग्य में वृद्धि नहीं हो रही है। तो अगर उसका भाग्य भाव ही खराब है तो वो कितना भी प्रयास कर ले, उसका लग्न भी अच्छा हो, उसके सारे ग्रह अच्छे हो, सारी चीज़ें, परंतु भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा, तो व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर पाता, उसको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती जिस चीज़ की वो प्राप्ति करना चाहता है। तो भाग्य का जो भाव है यही 9वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, उसके भाग्य का उसको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा जीवन में, और साथ ही साथ धर्म का भाव, अध्यात्म का भाव, धार्मिकता का भाव। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ मित्रों, बहुत से ज्योतिषी जो हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी, ये कहते हैं कि जो पिता का स्थान है, अब जैसे मैंने बताया चौथा माँ का स्थान, ये संतान का स्थान, ये पति पत्नी का स्थान, तो पिता का भी कुंडली में कोई ना कोई स्थान होगा। पिता का स्थान अधिकांश ज्योतिषी बताते हैं कि 10वां स्थान है। ये 10वां स्थान पिता का स्थान बताते हैं, परंतु पिता का जो स्थान होता है वो 9वां स्थान होता है। आप सोच रहे होंगे कि सारे ज्योतिषी 10वें घर को बताते हैं और मैं आपको 9वां स्थान को समझा रहा हूं। पिता से ही पुत्र की भाग्य की वृद्धि होती है और पिता के स्थान को ही, जो 9वां भाव है, 9वां घर है, यही पिता का घर माना जाता है। शास्त्रों में इसी चीज का आकलन है, विवेचना है, लिखा हुआ है। इसकी डिटेल मैं अभी यहाँ पे समझाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा कि पिता का स्थान ये क्यों है। ये संतान का स्थान है। संतान भाव से 5वां, 1 2 3 4 5, पंचम स्थान, मतलब संतान से 5वां स्थान पिता का स्थान। अगर नहीं है तो मान लीजिए संतान भाव से हम गिनते हैं 10वां स्थान, ये 1 2 3 4 5 6, तो संतान भाव से 6वां स्थान मतलब 10वां स्थान 6वां हो रहा है, तो क्या पिता अपने पुत्र का शत्रु हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये संतान का स्थान है और यहाँ से 6वां स्थान ये 10वां पड़ रहा है। कभी भी पिता अपने पुत्र का शत्रु नहीं हो सकता, इसलिए 10वां स्थान को मैं नहीं मानता कि ये पिता का स्थान है। संतान से भाव से पंचम स्थान मतलब पिता, ये स्थान को ही मैं पिता का स्थान मानता हूँ। यही स्थान भाग्य का भी है, यही स्थान व्यक्ति के अध्यात्म का भी है, ज्योतिष का, वो आपकी साथ ही साथ धर्म का भी है, और यही स्थान विदेश यात्राओं का भी है। अगर आपको इस बात की जानकारी लेनी है कि आपको जीवन में कितनी विदेश यात्राएं होंगी और होंगी कि नहीं होंगी, तो आप इसी 9वें स्थान से इसकी जानकारी ले सकते हैं। आते हैं मित्रों 10वां स्थान पे। 10वां स्थान जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल, जो हम लोग हर वक्त परेशान रहते हैं, कर्म, कर्म भाव, ये है ये स्थान। अब कर्म भाव, जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब हुआ। इससे सब कुछ पता चलता है कर्म से। आप इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, साइंटिस्ट होंगे, नाई होंगे, कि आप कोई छोटी मोटी दुकान कर रहे होंगे, कि आईएएस ऑफिसर होंगे, कि पीसीएस ऑफिसर होंगे, आप किस नेचर ऑफ जॉब में होंगे, वो सारी स्थिति पता करनी है तो वो कर्म भाव से ही देखी जाती है। आपको सफलता कब मिलेगी, आप कब ये अपने क्षेत्र में सफल होंगे, ये इन बातों का आकलन हम 10वें स्थान से करते हैं। आप कभी कभी आदमी जो है कोई कर्म ही नहीं करता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म भाव, उनका कर्म
मगर वो घर में बैठे हैं, वो भी उनका, घर में रह के झाड़ू पोछा कर रहे हैं, वो भी उनका कर्म है। तो वो सारी चीज़ें, जो भी काम है, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य है, वो क्या कार्य होगा, किस दिशा में होगा, उसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, किस क्षेत्र में उस व्यक्ति की तरक्की लिखी है, किस क्षेत्र में से उसको रोजगार की प्राप्ति होगी, किस क्षेत्र में काम करने से उसको धन की प्राप्ति होगी, ये समस्त आकलन हम 10वें घर से करते हैं। आते हैं 11वें स्थान पर मित्रों। ये कुंडली का लाभ का स्थान है। 11वां स्थान कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये लाभ का स्थान भी है, साथ ही साथ बड़े भाई बहनों का भी स्थान है। और इसको लाभ स्थान क्यों कहा गया है, अब आपको ये बता दें। ये यहाँ तो आपने कर्म की प्राप्ति कर ली, पर कर्म किया, लाभ मिला कि नहीं मिला। मान लीजिए आप कर्म बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं। अब आप एक मेहनत अंबानी भी कर रहे हैं, एक मेहनत पान की दुकान पे बैठा हुआ इंसान भी कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी सुबह 7 बजे आ जाता है और रात 11 बजे तक अपनी दुकान खोल के बैठा रहता है। अंबानी भी मेहनत कर रहे हैं, परंतु पान की दुकान वाले को लाभ मिल रहा है दिन भर में 200-500 रुपया, परंतु अंबानी को लाभ मिल रहा है हजारों करोड़ों रुपया। तो मित्रों, ये क्या है? कर्म स्थान, काम और लाभ, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको अपने कर्म से लाभ कितना मिलेगा, जीवन में आप कितना लाभ कमाएंगे। आप लाभ जो कमाएंगे वो मतलब ऐसा तो नहीं कहीं आप गलत अनुचित तरीके से लाभ कमाएं। बहुत लोग रिश्वत लेते हैं या कोई और तरीके का काम करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, स्मगलिंग करते हैं या किसी प्रकार का अन्य ऐसा काम करते हैं। तो वो सारी स्थितियां करते हैं वो काम, तो वो पता चलता है कर्म भाव से, और लाभ भी उनको मिलता है, अनुचित माध्यम से मिलता है, उचित माध्यम से नहीं मिलता है। तो ये सारा आकलन कि उसे किस तरीके का लाभ मिलेगा, उचित माध्यम से मिलेगा कि अनुचित माध्यम साधन से मिलेगा, किस दिशा में लाभ मिलेगा, कर्म पर से उसको लाभ का जो भी गणना आकलन होती है वो मित्रों इसी स्थान से होती है। ये स्थान मनोकामना का भी होता है। मनोकामना मतलब आपके मन में क्या इच्छा है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं होगी, इस बारे में भी आकलन आपको करना होगा। तो आप 11वें स्थान से ही कर सकते हैं, इस लाभ स्थान से कर सकते हैं। अब अंतिम स्थान पे आते हैं दोस्तों, कुंडली का 12वां खाना, जिसको कहा जाता है व्यय स्थान। व्यय स्थान मतलब खर्च का खर्च। अब देखिए, यहाँ पर आपने व्यक्तित्व पा लिया, कुटुंब पा लिया, वाणी पा ली, धन पा ली, पराक्रम पा लिया, प्रॉपर्टी जमीन पा लिया, संतान की पाल हो गया, ऋण हो गया, पत्नी और पति पत्नी का संबंध कैसा रहेगा वो भी स्थिति यहाँ पे क्लियर हो गई, मृत्यु का भी क्लियर हो गई, भाग्य भी क्लियर हो गया। अब भाग्य से आपने यहाँ पर धन के काम कौन सा मिला, आपने जीवन में किस काम को किया उसको आकलन आपने यहाँ से कर लिया। उस काम से आपने धन कितना कमाया, लाभ कितना कमाया, वो 11वें भाव से कर लिया। अब आप ये जो कुंडली का स्थान 12वां है, ये कुंडली का अच्छा स्थान नहीं बोला जाता, 12वां स्थान को बुरा माना जाता है। ये मैं आगे के समझाऊंगा कि कौन से स्थान अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। परंतु ये 12वां स्थान खर्चे का स्थान है। क्यों? क्योंकि खर्चा आया, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे अभी आप देखिए कि करोड़ों अरबों रुपए कमा लिया उन्होंने और एकदम से वो बर्बाद हो गए। कुंडली में पता नहीं कौन से योग थे, बिल्कुल एकदम जमीन में आ गए, उनका सब कुछ बिक गया, सब कुछ कर लिया, तो एकदम से खर्च हो गया, आकस्मिक रूप से उनका खर्च हुआ। मगर खर्चे व्यय आपको जीवन में आपके कितना खर्चा होगा, कमाई मान लीजिए आपने 100 रुपये की है और खर्चे आपके 200 रुपये के हैं, 500 रुपये के हैं, तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो फिर फायदा क्या हुआ कमाई का, लाभ का क्या फायदा हुआ? मेहनत आपने की, लाभ कमाया और खर्च सब हो गया। तो आपके जीवन में मेहनत से, लाभ से खर्च की स्थिति कैसी रहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं है ना? और ये खर्च होता कहाँ है? अब देखिए व्यय स्थान का खर्चा कहाँ से होता है? इस कोर्ट कचहरी, थाना, मुकदमा, पुलिस केस। अब आप अच्छा खासा कमा के बैठे, आपकी तनख्वाह मिल रही है 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख जो भी कमा रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं, प्लान आपने कर रखा है उसी 1 लाख के हिसाब से,
एकदम से कोई ऐसा मामला फंस गया जहाँ आपको लाख 2 लाख रुपया खर्चा हो गया, कोर्ट कचहरी में वकीलों को देना पड़ गया, पुलिस थाने में यहाँ वहाँ खर्चा हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये क्या है, खर्च स्थान से इस चीज़ का पता चलता है, व्यय स्थान से पता चलता है। क्योंकि जीवन में ज़्यादा खर्च होना आपके लाभ को बर्बाद कर देगा। तो साथ ही साथ ये स्थान विदेश का भी है, ये विदेश का स्थान सेटलमेंट का है, ये ध्यान रखिएगा। अभी विदेश के बारे में मैंने आपसे ये भी बताया था कि ये विदेश का है, ये विदेश यात्राओं का है, ये फॉरेन में सेटलमेंट स्थान है। आप विदेश में रुकेंगे, स्थायी रूप से सेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इस बारे में अगर आपको देखना है तो ये यहीं से आपको पता चलता है। जेल यात्राओं से संबंधित भी यही स्थान है, और आपके जीवन में अस्पताल वगैरह दौड़ना भागना, हॉस्पिटल में बीमारी पे खर्चा होना, इन सब चीज़ों का भी आकलन आपको देखते हैं तो हम 12वें स्थान अर्थात व्यय स्थान से ही देखते हैं। अभी मित्रों, मैंने आज के अध्याय में आपको जो बताया है, मुझे विश्वास है आपने सब चीज़ें पॉइंट आउट करके नोट कर ली होगी कि कौन सा स्थान क्या है। मुझे दोबारा रिपीट करना अगर चाहें तो कहिए, मैं फिर कर दूं एक बार। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के लिए, द्वितीय भाव आपके धन का, तृतीय स्थान पराक्रम, चतुर्थ स्थान सुख का, माता का, पंचम स्थान संतान का, छठा स्थान रोग ऋण और शत्रुओं का, सप्तम स्थान पत्नी का, पति पत्नी और दाम्पत्य का, अष्टम स्थान मृत्यु का, 9वां स्थान भाग्य का, 10वां स्थान कर्म का, 11वां स्थान लाभ का और 12वां स्थान हानि का। ये है दोस्तों, आज का अध्याय मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद अगला अध्याय में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। अभी ग्रहों के बारे में नहीं बताया, अभी तो स्थान समझे हैं, अभी ग्रहों की स्थिति आगे कैसी होती है, क्या नहीं होती, उनके बारे में और बहुत बातें हैं, असंख्य बातें हैं, एक अथाह समुंदर है ज्योतिष, उसके बारे में आपको सिखाऊंगा। और निश्चित रूप से मानिए, अगर आप ध्यान से थोड़ा भी 10 मिनट भी समय में, इतनी सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कि कोई पंडित आपको इतनी सरल भाषा में नहीं समझा सकता। 10 मिनट भी आप मेरे पढ़ाई हुई बात को रिपीट करके पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छे ज्योतिषाचार्य बन के बहुत अच्छा धन कमा सकेंगे। इसी के साथ नमस्कार, अगले अध्याय में मिलता हूँ।